हेलो एवरीवन। आज के चैप्टर में अपन क्विक रिवीजन करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले अपन रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन से अपन को पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, इसमें जो इसका रियल पार्ट होता है बेटा वो एक्स होता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से इसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो वाई होता है। अपन को पता है ये जो एक्स और वाई है दोनों एक रियल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं सर। अब देखो, जब बात करें इसकी प्लॉट करने की, तो अगर इस z इक्वल्स टू एक्स को एक्स प्लस आयोटा वाई को मैं एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करूं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा बेटा वो आएगा एक्स कॉमा वाई। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर प्लॉट करें अपन, लेट्स से ये एक एक्सिस है, ठीक है। इसी तरीके से लेट्स से ये दूसरी एक्सिस है मेरे पास में, ठीक है ना। इसको प्लॉट कर देते हैं, एक सेकंड बेटा। हाँ, लेट्स से ये दूसरे वाली एक्सिस है अपने पास में। अब देखो, ये दोनों एक्सिस जो है बेटा, एक एक्सिस को बोल देंगे अपन रियल एक्सिस और दूसरी एक्सिस को बोल देंगे अपन इमेजिनरी एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है इसे रियल एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है ना। और इसे अपन बोल रहे हैं इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि बेटा दो ही पार्ट होते हैं इसमें, एक तो रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब एक बात देखो कि जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू लेट्स से 2 + 3 आयोटा। इसको जब प्लॉट करूंगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा ना बेटा, वो जो पॉइंट होगा उसको मैं लिखूंगा 2,3, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा, अब देखो 2,3 कहाँ पे लाई करेगा, 1 2 फिर 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा बेटा इस प्लेन। इसको प्लेन को अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है बेटा। या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल देते हैं या फिर इसका एक स्पेशल नाम होता है आर्कन प्लेन, ठीक है ना बेटा, ये बोल दो। तो इस तरीके से बस नाम है बेटा। ये सिमिलर टू एक्स वाई प्लेन है, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है ना, उसी तरीके से आप ध्यान रखना। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें काम की आती है। जब अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं इस प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में तो रियल एक्सिस होगा इधर, ठीक है ना, ये रियल एक्सिस। और ये आएगा अपने पास में इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अब मान लिया कि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई है। मान लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको जब प्लॉट करूंगा तो इसका पॉइंट क्या आएगा, एक्स कॉमा वाई। तो देखो, अगर एक्स कॉमा वाई मैंने मान लिया कि यहाँ पे प्लॉट हो गया लेट्स से, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है, ठीक है। तो अगर इसको मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूं, देखो ओरिजिन से ज्वाइन किया तो यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास एक लाइन सेगमेंट आएगा बेटा। अब इस लाइन सेगमेंट को देखें, लेट्स से ये वाला पॉइंट P है। तो अब इस लाइन सेगमेंट की बात करें तो देखो ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, तो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, तो ये थीटा आ गया। तो इसी थीटा को अपन एक स्पेशल नाम देते हैं बेटा, यहाँ पे आता है आर्ग्यूमेंट। तो इस थीटा को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। तो ये जो थीटा होगा ना बेटा, ये आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है बेटा। ये जो आर्ग्यूमेंट होता है ये पॉजिटिव रियल एक्सिस के डायरेक्शन से मेजर किया जाता है। देखो इधर की डायरेक्शन से मेजर करना है बेटा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस O से लेके P होता है इसे बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ Z, ठीक है ना, मॉड्यूलस ऑफ Z। इसे बेटा अपन इस तरीके से डिनोट करते हैं मोड Z, ठीक है ना। ये ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है। अब देखो, अगर आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस की बात करें तो ये निकालते कैसे। तो देखो, आर्ग्यूमेंट तो निकालना डिपेंड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में, और मॉड्यूलस की बात करें तो मॉड्यूलस देखो बेटा अपन ट्राइंगल बना के निकाल सकते हैं। कि मान लिया कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने अपनी तरफ से, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो अगर ये डिस्टेंस देखूं, लेट्स से ये डिस्टेंस है मोड एक्स, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई, तो मुझे नहीं पता ना कि कौन से क्वाड्रेंट में रहा होगा, तो मैं मोड लगा के लिख रहा हूँ मोड एक्स मोड वाई। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ये वाली डिस्टेंस निकाल सकता हूँ बेटा। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाया तो क्या बनेगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि रियल पार्ट का स्क्वायर कर दिया बेटा, ठीक है ना, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दिया और फिर उसका रूट ले लिया। इस तरीके से आंसर आते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि एक एग्जांपल है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू लेट्स से 3 + 4 आयोटा। अब पूछ ले कि इसका मोड बताओ, तो मोड का मतलब हो गया बेटा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताना है, तो मोड z, इसको अपन ऐसे लिखेंगे रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आएगा रूट 25। तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी 5, तो इसका मतलब इसका मोड 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो मोड है, अब जो आर्ग्यूमेंट है बेटा वो आर्ग्यूमेंट डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में। लेट्स से मैं अगर चारों क्वाड्रेंट्स की बात करूं कि पहले में फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सॉरी फिफ्थ तो होता ही नहीं है बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, अलग अलग एग्जांपल्स कंसिडर करता हूँ। ये हो गया, ठीक है।
यहाँ पे मान लिया कि इस तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने कंसिडर किया, फिर मान लिया कि एक और एग्जांपल जिसमें थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट कंसिडर करूंगा, और लेट्स से एक और एग्जांपल है जिसमें क्या कर रहा हूँ बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसिडर कर रहा हूँ, इस तरीके से मान लिया। अब देखो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना बेटा, तो ये रियल एक्सिस, ये ओरिजिन, तो ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, इसको बोला जाएगा आर्ग्यूमेंट, तो ये एंगल थीटा आ जाएगा। मान लिया कि मेरा पॉइंट यहाँ पे नहीं होके सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या करूंगा, ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा इसे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करूंगा बेटा, एक सेकंड, ये बेटा एक सेकंड रुकना, इसको रब कर देता हूँ। हाँ, अब मान लिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इस तरीके से इसको क्या किया बेटा, ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। अब देखो ओरिजिन से ज्वाइन किया तो मुझे पता है कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल नापते हैं, तो ये एंगल आएगा, तो ये इसका आर्गुमेंट हो जाएगा। मान लो कि तीसरे क्वाड्रेंट में, तो बेटा देखो तीसरे क्वाड्रेंट में ना एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएंगे, अपन क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, भले ही डिस्टेंस देखो ऐसा ऊंचा आ जाए। एक सेकंड, इसको कर देता हूँ बेटा, एक सेकंड बेटा। हाँ, अब देखो इसको ओरिजिन से अगर ज्वाइन कर दूं मैं, तो ओरिजिन से ज्वाइन करूँ तो इस तरीके से आएगा बेटा। देखो यहाँ पे अपन इस तरीके से मेजर करेंगे इसमें, ठीक है ना, ये बाई कन्वेंशन है बेटा, ठीक है। इस तरीके से मान लिया कि यहाँ पे कोई पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसको पहले ओरिजिन से ज्वाइन किया अपन ने, तो ये आ गया, और फिर ऐसे क्लॉकवाइज। तो देखो बेटा अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो अपन चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ चलिए अपन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में तब भी अपन चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है ना बेटा, तो अपन को क्लॉकवाइज मेजर करना पड़ेगा, तो ये क्लॉकवाइज मेजरमेंट आएगा। और अपन को पता है ट्रिग्नोमेट्री से कि क्लॉकवाइज मेजरमेंट नेगेटिव के साथ अपन लिखा करते हैं जनरली, ठीक है। मान लिया यहाँ पे एंगल ये थीटा है, यहाँ पे एंगल थीटा है, सब में मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट होगा ना बेटा इस केस में, तो इस केस में अगर मैं आर्ग्यूमेंट बोलूँ सिंपल, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट जेड, अभी बताऊंगा कि आर्ग्यूमेंट में भी दो अलग अलग नाम कौन कौन से होते हैं, सिंपल बात करूँ तो थीटा लिख दूंगा। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को मैं लिख दूंगा लेट से थीटा, अगर ये एंगल भी थीटा वन है, लेट से इसको थीटा वन मान लेते तो ठीक, थीटा वन लिख दिया, इसको मान लिया थीटा टू, तो ये थीटा टू। लेकिन अगर यहाँ पे लिखवा ना बेटा, ये तो दूसरा, यहाँ पे लिखवा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थ्री, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। यहाँ पे बेटा तीसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें मैं लिखवा लेट से इसको थीटा थ्री माना, तो माइनस थीटा थ्री लिखवा, क्योंकि क्लॉकवाइज मेजरमेंट हमेशा नेगेटिव के साथ लिखते हैं अपन। यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट आएगा ना बेटा, आर्ग्यूमेंट जेड, तो इसको लिखेंगे माइनस थीटा फोर, अगर ये एंगल थीटा फोर है, ठीक है। अब ये थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, थीटा फोर निकलेंगे कैसे, तो बेटा अपन ट्राइंगल बना के आसानी से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे एक ऐसा ट्राइंगल बना लूंगा परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, यहाँ पे एक ऐसा ट्राइंगल बना लूंगा परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, यहाँ पे एक ऐसा ट्राइंगल बना लूंगा परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, ऐसे ही यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, तो वो अपन क्वेश्चन में कर लेंगे। अब देखो बेटा कि ये आर्ग्यूमेंट्स अपन ने लिख लिए, तो अब आर्ग्यूमेंट भी बेटा दो कैटेगरी में बट गए, कि जब आर्ग्यूमेंट का अपन देख रहे हैं ना, तो आर्ग्यूमेंट का जो रियल मेजरमेंट है, तो रियल मेजरमेंट देखो कहां से कहां तक आ रहा है, जीरो से लेके 180 जा रहा है इधर की तरफ, और ऐसे इस डायरेक्शन में माइनस 180 जा रहा है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है ना, तो इस आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जो मेन आर्ग्यूमेंट है ना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है ना अपने पास में, वो कहां से कहां तक है, देखो माइनस 180 से लेके, ठीक है ना, प्लस 180 डिग्री तक, देख सकते हो बेटा, इसी के अंदर कवर हो गए ये चारों क्वाड्रेंट। माइनस 180 देख लो बेटा, इधर जब आए थे अपन इस रिवर्स डायरेक्शन में, तो जीरो से लेके माइनस 180 गए थे, उधर जब एंटी क्लॉकवाइज आए थे तो जीरो से लेके 180 गए थे, तो सारे कवर हो गए ना माइनस 180 से लेके 180, तो इस तरीके से आए। अब बात ये है कि जब अपन दूसरा वर्ड देखें, अच्छा इस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए दूसरा नाम भी होता है बेटा, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसका दूसरा नाम होता है एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है बेटा। तो एम्पलीट्यूड का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है वो रियल एक्सिस के साथ, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, जैसे कि तुम्हारे सामने चार डायग्राम प्लॉट करके बेटा देख लो, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल क्या बन रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जनरल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एक दूसरा वर्ड होता है बेटा जनरल आर्ग्यूमेंट। तो जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन पढ़ते हैं, वैसे ही जनरल आर्ग्यूमेंट क्या है बेटा, अपन क्या करेंगे, ये जो अपन ने एंगल थीटा निकाला, ठीक है, जो भी चलो अपन ने एम्पलीट्यूड निकाला, जो भी अपन ने एम्पलीट्यूड निकाला बेटा, उसमें अगर 2n पाई ऐड कर दो तो कोई फर्क थोड़ी ना आएगा। अगर मैं प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड में, ठीक है ना, सॉरी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में एम्पलीट्यूड के अंदर अगर अपनी तरफ से 2n पाई ऐड कर दो, क्योंकि मुझे पता है 2 पाई का मतलब तो 0 डिग्री होता है बेटा, ठीक है ना, तो 2 पाई का मतलब 0 डिग्री हो गया, तो ये एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं लाएगा बेटा, इसलिए जनरल आर्ग्यूमेंट हो गया ये अपन देखो
इसी वाले को रोटेट करके लाते 360 से तो यही आता, इसको फिर रोटेट करके लाते 360 से तो यही आता। ऐसे ही देखो अगर इसमें भी एक 360 का रोटेशन दो तो यही आएगा, ऐसे ही इसमें भी एक फिर से 360 का रोटेशन दिया तो यही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि 360 के रोटेशन से कोई इफेक्ट नहीं आता, ये ध्यान रखना है अपन को। ये जनरल आर्ग्यूमेंट हो गया अपना। अब एग्जाम्पल्स से देख लेते हैं बेटा कि भाई अपन ने देख तो लिया, है क्या चीज ये, एग्जाम्पल तो बताओ। तो एग्जाम्पल 1, मान लिया कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे 1 प्लस आयोटा, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल उठा रहा हूँ बेटा। तो 1 प्लस आयोटा को सबसे पहले प्लॉट करोगे तो बेटा इसका जो पॉइंट आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, देखो इसका जो पॉइंट आएगा 1,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ मार्क कर लिया 1,1, ये रियल एक्सिस, ठीक है, और इधर हो गया बेटा इमेजिनरी एक्सिस। इसको ओरिजिन से ज्वाइन करो बेटा, ओरिजिन से ज्वाइन किया तो ये जो एंगल है थीटा ये निकालना पड़ेगा। तो एक छोटा सा ट्राइंगल बना लो यहाँ पहले। तो छोटा सा ट्राइंगल बनाओगे तो देखो बेटा ये लेंथ 1 और ऐसे ही ये वाली लेंथ भी 1। तो इस ट्राइंगल में ये tan थीटा निकालो, tan थीटा आएगा 1, तो थीटा क्या आ गया बेटा 45 डिग्री, ठीक है, ये थीटा आ गया अपने पास। अब ये बताओ अगर मैं तुमसे पूछूं कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मेन आर्ग्यूमेंट, तो तुम बोलोगे बेटा थीटा, ठीक है ना, जो कि π/4। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ जनरल आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना, जनरल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे थीटा प्लस 2n पाई, कि उसमें 2n पाई जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा π/4 प्लस 2n पाई, तो ये आ जाएगा बेटा। अब देख सकते हो बेटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको डिफाइन करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। यहाँ से आइडिया लग रहा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। देखो एक तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यहां से अपन देख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगला क्या इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ये होता है आर्ग्यूमेंट। अगला क्या इंपॉर्टेंट होगा अपने पास, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, पहले आर्ग्यूमेंट को पढ़ रहे हैं बेटा। देख सकते हो अकेला एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ 0,0 है, जीरो। अगर तुम जीरो को देखो बेटा, जीरो का डिस्टेंस अगर देखूं, डिस्टेंस फ्रॉम जीरो या मॉड्यूलस की बात करो, डिस्टेंस फ्रॉम जीरो क्या आएगा 0। लेकिन इसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं कर पाओगे क्योंकि ये तो वही पॉइंट हो गया ना बेटा। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड हो जाएगा बेटा। तो अकेला एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 ही ऐसा है जिसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ओरिजिन को ओरिजिन से ज्वाइन करके कोई लाइन ही नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक अकेला कॉम्प्लेक्स नंबर 0 ऐसा है जिसमें आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा, बाकी सब में आर्ग्यूमेंट आता है। अब देखो ये एग्जाम्पल था, ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल मान लिया कि -1 प्लस आयोटा, सिंपल सा एग्जाम्पल है बेटा। इसमें भी क्या करेंगे अपन, इसको पॉइंट को मार्क करो। अगर इस पॉइंट को देखोगे क्या आएगा, ये पॉइंट आएगा मेरे पास में -1,1। इसको मार्क करोगे तो बेटा यहाँ आएगा। इसको ओरिजिन से ज्वाइन करो तो अपन को पता है कि ये आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल बनाता हूँ पहले यहाँ पे। तो देखो ये रियल एक्सिस है मुझे पता है, ठीक है ना, ये आ गया मेरे पास में इमेजिनरी एक्सिस। ये बताओ ये थीटा निकाल लेता हूँ पहले इस ट्राइंगल में, तो ये लेंथ क्या होगी 1, ये लेंथ भी क्या होगी 1, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स है बेटा -1,1। ट्राइंगल की लेंथ तो पॉजिटिव ही आएगी ना यहाँ पे, ये ध्यान रखना। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे अगर इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के tan थीटा लिखूं तो 1 आएगा, तो थीटा क्या आएगा π/4। तो देखो अगर थीटा π/4 है तो ये बचा हुआ एंगल क्या आएगा, 3π/4 आएगा बेटा, क्योंकि यही तो आर्ग्यूमेंट का काम करेगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि एम्पलीट्यूड ऑफ z, इसमें अगर दूसरे वाले एग्जाम्पल में वो बोलूं कि एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या होगा, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या आएगा बेटा 3π/4। अगर इसमें बोला जाए कि जनरल आर्ग्यूमेंट, अगर मैंने सिंपल जनरल आर्ग्यूमेंट पूछ लिया तो इस 3π/4 में अगर मैं अपनी तरफ से 2n पाई ऐड कर दूं ना बेटा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जनरल आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, ध्यान रखना है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है ना तो अपन क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे बेटा। अब मान लो कि एक स्पेशल केस जैसे कंसिडर किया बेटा मैंने, तीसरा, कि अगर z हो गया लेट्स से सिंपल 2 आयोटा, तो ये तो 0,2 हो जाएगा पॉइंट, क्योंकि रियल पार्ट तो है ही नहीं इसमें। तो अगर इसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे ना बेटा तो देखो ये जो पॉइंट है ना ये सिंपली y एक्सिस वाले एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आएगा, ये रियल एक्सिस ये इमेजिनरी। तो इसका जो पॉइंट आएगा ना बेटा यहाँ आएगा 0,2। अब देखो ओरिजिन से ज्वाइन करो इसे, ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो ये वाला बनेगा यहाँ पे एरो इस तरीके से। तो ये एंगल क्या हो गया 90, तो इसका मतलब π/2 आ जाएगा। तो इसमें अगर एम्पलीट्यूड देखो ना बेटा सिंपल π/2 आएगा, ध्यान रखना। तो कोई भी प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो उसका एक एम्पलीट्यूड π/2 भी पॉसिबल है, एक -π/2 भी हो जाएगा अगर नीचे वाली तरफ नेगेटिव की तरफ आ जाए। अब यहाँ पे जनरल आर्ग्यूमेंट देखो बेटा, इसमें मैं अगर अपनी तरफ से 2n पाई ऐड करूँ तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 2n पाई के बाद रोटेट होके यही तो आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जनरल आर्ग्यूमेंट ही हो जाए। अब देखो और एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि अगर मेरे पास ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो,
तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, देख सकते हो बेटा। अब इसको प्लॉट करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर इसको थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट करेंगे ना बेटा, तो -1, यहाँ कहीं आएगा, -1, इसको ओरिजिन से ज्वाइन करो बेटा। ओरिजिन से अगर अपन इसको ज्वाइन कर दें यहाँ पे, तो क्या बनेगा ये, देखो ये रियल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस। अपन को पता है जब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो अपन क्लॉकवाइज जाते हैं बेटा, ये कन्वेंशन है, बाय कन्वेंशन इस तरीके से। तो ये आ गया। तो अपन यहाँ पे ये एंगल निकालने के लिए पहले एक छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे, फिर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा के थीटा निकालेंगे। देखो ये लेंथ 1 है, ये लेंथ भी क्या है बेटा अपने पास 1 है, तो यहाँ पे ट्राइंगल में tan थीटा इक्वल्स टू 1 आएगा, तो थीटा वही π/4 आएगा, तो ये एंगल क्या बचेगा 3π/4। लेकिन जब एम्पलीट्यूड लिखवाना बेटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जिसे अपन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, मेन आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो अपन ऐसा लिखेंगे -3π/4, क्योंकि क्लॉकवाइज मेजरमेंट हमेशा नेगेटिव के साथ लिखा जाता है। अब यहाँ पे अगर जनरल आर्ग्यूमेंट लिखो बेटा, जनरल आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करूंगा, इस -3π/4 की बात करूं, अगर इसमें 2nπ ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि 2π तो 0 के बराबर होता है ना बेटा, तो 2π रोटेशन से कोई फर्क नहीं आता। अगर मैं एक 2π रोटेशन लाके इसको वापस यहीं रखूं ना, तो कोई फर्क नहीं आएगा। देखो 2π से अगर इसको रोटेट कर दिया और वापस यहीं लिया है बेटा, तो देख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, वापस यहीं आना है, तो इस वजह से 2nπ से कोई फर्क नहीं। अब इसी तरीके से मान लिया एक एग्जाम्पल और है, मान लिया कि मैंने अपनी तरफ से -2 आयोटा ये कंसिडर किया, तो अगर इसको प्लॉट करूं ना बेटा, तो ये कौन सी एक्सिस पे जाएगा, ये नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे जाएगा, 0, -2 यहाँ कहीं आएगा। अब वही ओरिजिन से पहले से ज्वाइन करो, तो ये बनाएगा बेटा इस तरीके से, तो इस बार क्लॉकवाइज आ रहा है ये, तो इसका मतलब ये जो एंगल है ना π/2 है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड लिखेंगे ना बेटा -2 आयोटा का, ऐसे बोलेंगे कि ये -π/2 होगा, ध्यान रखना इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट लिखूं, इसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ -2 आयोटा, तो एक काम करो -π/2 में अगर तुम 2nπ जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं होगा बेटा, तो इसी को अपन जनरल आर्ग्यूमेंट में काउंट कर लेंगे, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखो 6th वाले पे आते हैं बेटा। अगर मान लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर +1 माइनस आयोटा ऐसा आ जाए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर वो पॉइंट लाई करे, तो क्या इफेक्ट आएगा देखते हैं बेटा, एक सेकंड रुकना, हाँ एक सेकंड बेटा, ये रब करना है। हाँ देखो यहाँ पे मान लिया कि 1 माइनस आयोटा है, अगर इसके पॉइंट को देखो ना मैं, तो क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास 1, -1, ये आ गया बेटा। अगर इस 1, -1 को प्लॉट करें, तो ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में 1, -1, तो ये 1, -1 यहाँ जाएगा। अब एक बात बताओ, ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो ये बनेगा, और इसका एम्पलीट्यूड निकालने के लिए मुझे पता है क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, ये एंगल निकालना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगी मेरे पास में 1, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या होगी मेरे पास में 1, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा क्या आ गया π/4, ठीक है। अब देखो अगर इसमें पूछो कि एम्पलीट्यूड बताओ इसका 1 माइनस आयोटा वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो -π/4 बोलोगे बेटा, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन हमेशा नेगेटिव के साथ लिखा जाएगा। और यहीं पे पूछो कि आर्ग्यूमेंट बताओ, जनरल आर्ग्यूमेंट, इन जनरल में इस एंगल को क्या लिख सकता हूँ, तो 2nπ ऐड कर दो, क्योंकि मुझे पता है 2π मतलब 360 अगर का मल्टीपल ऐड करूंगा तो कोई फर्क नहीं आएगा बेटा, क्योंकि 360 वापस वहीं आता है। तो इस तरीके से आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ बेटा, कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कैसे कैसे अपन आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, ये बेसिक आइडिया इसका। तो अब सारे क्वेश्चंस आसानी से कर पाओगे बेटा। अब देखो आर्ग्यूमेंट के बाद जो अगला पॉइंट इसमें काम का आता है, वो कौन सा आता है बेटा, वो आता है मॉड्यूलस। तो उसके लिए कुछ पॉइंट है जो ध्यान रखने अपन को। एक पॉइंट आएगा कॉन्जुगेट, ठीक है ना, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा। देखो अपन को पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको अपन जनरली लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जब इमेज निकालेंगे ना पॉजिटिव रियल एक्सिस में, ठीक है ना, इसका जो पॉइंट आएगा बेटा क्या आएगा x, y। लेट से मैं इसको x को और y को पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ अभी के लिए, लेट x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव, ठीक है ना बेटा, मान के चल रहा हूँ कि अभी के लिए x और y पॉजिटिव है, ताकि डायग्राम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन जाए और आसानी रहे अपने लिए। तो इस तरीके से मान लिया कि x यहाँ पे y यहाँ पे, तो देखो अगर मैं इसकी इमेज निकालूं रियल एक्सिस में, तो यहां कहीं पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो बताओ इमेज का मतलब क्या हो गया, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतना ही इमेज डिस्टेंस होगा। तो ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस इसकी होगी ना बेटा, उतनी डिस्टेंस इस वाले नंबर की होगी जो यहाँ पे था। एक सेकंड बेटा, ये गलत डॉट हो गया, एक सेकंड, हाँ अब देखो एक सेकंड, देखो अगर इसको यहां से यहां ज्वाइन कर दिया तो इस तरीके से ये,
तो ये जो डिस्टेंस है ना बेटा इसे मोड जेड बोलेंगे, और ये जो नंबर आएगा ना इसे कॉन्जुगेट बोला जाएगा। ये क्या होगा बेटा? कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, जेड के ऊपर बार लगा के। तो ये जो मॉड्यूलस होगा ये जेड बार का मॉड्यूलस होगा, ठीक है ना। ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है बेटा वो मॉड्यूलस से डिफाइन होती है, तो ये मोड जेड बार होगा। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि अगर मोड जेड निकाले ना, मोड जेड वो मोड जेड बार के बराबर आएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक है ना। दूसरी बात ये बेटा कि अगर यहाँ पे मैं ट्राइंगल, देखो ये राइट एंगल होगा, ये डिस्टेंस मोड एक्स लिखेंगे, ये डिस्टेंस मोड वाई। वैसे तो मैंने पॉजिटिव माने हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन ये तो कहीं भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं मोड लगा के लिख रहा हूँ डिस्टेंस। तो इस ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस लगाऊं तो मोड जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो यहां से देखो मोड जेड क्या आ गया बेटा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। दूसरी बात ये कि अगर देखो जेड को मैंने एक्स प्लस आयोटा वाई माना अपनी तरफ से, और जेड बार को एक्स माइनस आयोटा वाई माना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो जेड जेड बार क्या बनेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर आएगा। तो देखो जेड जेड बार इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो यहां से अपन कह सकते हैं ना कि ये तो मोड जेड का स्क्वायर है बेटा, ये मोड जेड का स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां से आती है कि मोड जेड का जो स्क्वायर है ना बेटा वो जेड और जेड बार को मल्टीप्लाई करके मिलता है। इस तरीके से ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आती है, ठीक है। यहाँ से अपन रिलेट कर सकते हैं। तो मोड कॉन्जुगेट कैसे रिलेट होते हैं बेटा, यहाँ पे देख लो। मोड का मतलब है ओरिजिन से डिस्टेंस, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाओ जब भी कुछ आ जाए ऐसा, ठीक है। अब आते हैं बेटा, ये तो हो गया मोड के बारे में आइडिया। दूसरी बात ये कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी मोड जेड होगा बेटा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, क्योंकि मोड जेड का मतलब ही क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो यहां से अपन को एक कहानी समझ में आई बेटा कि कभी भी मोड लिखा जाए, मान लो ऐसा लिखा गया कि Z1 माइनस Z2 का मोड, ऐसे लिखा जाए, तो इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? मान लो कि Z1 हो गया बेटा x1 प्लस आयोटा y1, Z2 हो गया x2 प्लस आयोटा y2। तो देखते हैं बेटा ये क्या चीज निकल के आती है। तो Z1 माइनस Z2 देखो क्या आएगा? x1 माइनस x2, ठीक है, प्लस आयोटा y1 माइनस y2। अब ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया बेटा, ठीक है ना। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मोड Z1 माइनस Z2 देखो क्या आएगा? रूट ऑफ इसका रियल पार्ट का स्क्वायर आएगा, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये आ गया बेटा। तो अपन ऐसा कह सकते हैं ना कि ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला बन गया बेटा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। देखो बेटा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, इनके बीच का डिस्टेंस बन गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर Z1 माइनस Z2 का मोड लिखा है ना, इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस बता रहा है, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। इसी वजह से बेटा देखो जब अपन मोड Z लिखते हैं तो मोड Z को हम ऐसे भी समझ सकते हैं ना, मोड Z माइनस जीरो। तो डिस्टेंस बिटवीन Z एंड ओरिजिन बताता है, डिस्टेंस बिटवीन Z एंड ओरिजिन। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं बेटा। तो ध्यान रखना मोड का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मोड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, लेकिन उसको आइडिया को बहुत क्लियर रखना है अपन को, ठीक है ना। कि जैसे ही मोड दिख जाए तुरंत इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चाहे मोड Z दिखे चाहे मोड Z1 माइनस Z2 दिखे, तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ये फॉर्मूला लगा के। अब देखो मोड के बारे में आइडिया लग गया अपन को, और अपन को आर्ग्यूमेंट के बारे में आइडिया लग गया, दोनों बातें बता दी बेटा। अब डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन। जो बात करिए कि यूलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, ये सारे फॉर्मेट अपन जो क्लास में पढ़ा करते हैं तो वो कैसे जनरेट होंगे। तो देखो वेरियस रिप्रेजेंटेशंस देखे ना बेटा, तो उसमें सबसे पहला आता है अपने पास पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म को लिखते हैं बेटा, तो सबसे पहले पोलर फॉर्मेट, तो देखो सबसे पहले आ जाता है पोलर फॉर्म। अब देखो पोलर का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस और एंगल इंक्लूडेड की बात होगी बेटा। मान लिया कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ऐसे लिख देते हैं। मेरे पास मान लिया कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये है। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है बेटा x कोमा वाई मान लिया मैंने, ये आ गया, ठीक है ना। तो इसको अगर मार्क किया, लेट से यहाँ आ गया x कोमा वाई, ये आ गया बेटा। अब देखो ये रियल एक्सिस है और ये मेरे पास में इमेजिनरी एक्सिस है। इसको ओरिजिन से ज्वाइन करो बेटा ऐसे। तो अगर ओरिजिन से ज्वाइन किया तो एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस होगी इसको मोड जेड बोलेंगे ना। ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है बेटा इसे क्या बोलते हैं अपन? मोड जेड बोलते हैं, नहीं बोलते? ये आ गया मोड जेड। अब देखो यहाँ से अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसको अपन बोल सकते हैं मोड एक्स, और इसको बोल सकते हैं मोड वाई। इस तरीके से आ गया बेटा। अब हमें पता है कि अगर ये इसका आर्ग्यूमेंट थीटा हो गया बेटा, तो ये जो x वाला कंपोनेंट है मोड जेड कोस थीटा होगा, और ट्रिग्नोमेट्री लगा के y वाला कंपोनेंट क्या होगा? मोड जेड साइन थीटा, ठीक है बेटा।
तो यहां से कुल मिला के कह सकता हूं कि x और y की जो ये लेंथ आ गई अपने पास में, तो ऑटोमेटिकली देखो मोड लगाने की जरूरत नहीं है। मोड लगाने की इसलिए जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि थीटा जो एंगल होगा वो अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो मैनेज करके मुझे x और y की वैल्यूज बता देगा। तो यहाँ पे जो x और y आएंगे ना बेटा, अगर मैं इस लेंथ को मोड x लिख रहा हूँ, इस लेंथ को मोड y, लेकिन जो x और y आएंगे वो इस तरीके से आएंगे कि y मैं ऐसे निकाल लूंगा सीधा, ठीक है ना, इसी तरीके से मैं x निकाल लूंगा सीधा, तो ऑटोमेटिकली मुझे एडजस्ट करके दे देगा वो वैल्यू, ठीक है, क्वाड्रेंट के हिसाब से। अब देखो ये x और y आ गए, इस x और y को यहाँ पे रखो बेटा, तो क्या बनेगा ये z इक्वल्स टू मोड z कोस थीटा प्लस आयोटा y की जगह मोड z साइन थीटा, ये आ गया बेटा। तो z क्या बनेगा, मोड z कॉमन ले लिया इसमें से, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो देख सकते हो बेटा सिंपल सा फॉर्मेट है कि भाई अगर कभी भी तुम्हें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मोड गिवन हो, ठीक है, उसका आर्ग्यूमेंट गिवन हो, तो सीधा ऐसा फॉर्मेट लिखा हो। उसे ट्रिग्नोमेट्री तो लगा रखी है, और क्या कर रखा है इन्होंने, कुछ नहीं है इसके अलावा। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मेट लिखा है बेटा, और कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। तो z इक्वल्स टू मोड z कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आ जाएगा अपने पास। अब देखो इसमें जो ये मोड z है ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, और जो थीटा है ये आर्ग्यूमेंट है। ध्यान रखना अगर मैं थीटा को रिप्लेस करूं थीटा प्लस 2m पाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, जहां पे m इंटीजर है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है 2 पाई का मल्टीपल 0 के इक्विवेलेंट ही आता है बेटा, ठीक है। तो ये बात है, तो ये हो गया अपने पास पोलर फॉर्म। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मेट आसान बनाता है ना, वो होता है यूलर फॉर्म, पोलर टू यूलर फॉर्म। देखो यूलर फॉर्म ये आ गया। अच्छा पहले तो देखते हैं कुछ एग्जांपल बेटा इसी पे। जैसे मान लिया कि एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ कि आइडिया तो अपन को। मान लिया कि ये एग्जांपल है z इक्वल्स टू, लेट्स से मेरे पास में 2 + 3 आयोटा लिखा है। अब मेरे को बोल दे कि बताओ इसका यू पोलर फॉर्म क्या होगा। तो पोलर फॉर्म के लिए मुझे पता है डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो मोड z क्या होगा बेटा, √13, ठीक है। तो अपन को पता है कि जब इसको प्लॉट करेंगे तो 2,3 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा एक छोटा सा ट्राइंगल बन जाएगा बेटा, ये थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस 2, ये डिस्टेंस 3 और ये डिस्टेंस हो जाएगा √13। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये z लिखा जा सकता है मोड z कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो देखो मोड z क्या है √13, कोस थीटा क्या होगा बेटा, कोस थीटा आ जाएगा 2/√13, और आयोटा साइन थीटा क्या आएगा 3/√13। देख लो √13 जब वापस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट होगा। तो पोलर फॉर्म ऐसे लिखा जाएगा बेटा, देख लो। तो ये डिस्टेंस जो बाहर लिखा जाता है ना नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, एक बात ध्यान रखना बेटा। तो ऐसे ही एक एग्जांपल चलो और कर लेते हैं यूलर फॉर्म पहले स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आइडिया क्लियर होना चाहिए कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को। मान लिया कि एक एग्जांपल ये है, एग्जांपल नंबर 2, z इक्वल्स टू -2 आयोटा, ऐसे लिख दिया बेटा। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जाएगा ना, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा बेटा। देखो इसको अगर प्लॉट करोगे तो -2, -2 लिखोगे ना, तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में, तो यहाँ आ जाएगा -2, -2। इसको ज्वाइन करो ओरिजिन से, ये आ गया बेटा। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया अपन ने, तो अपन क्या करते हैं जब आर्ग्यूमेंट वगैरह निकालते हैं या चीजें निकालते हैं, तो उसमें देखो ये वाला एंगल काम में आता है बेटा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट यही होगा इसका। तो अपन को पता है कि ये लेंथ 2 यूनिट होगा, ये लेंथ भी क्या होगा बेटा 2 यूनिट होगा, लेंथ की बात करूं। तो ये जो थीटा है ये tan थीटा निकालूंगा तो क्या आएगा 1, थीटा क्या आएगा π/4। तो ये वाला जो एंगल है बचा हुआ ये क्या आएगा मेरे पास 3π/4। तो एक बात बताओ आर्ग्यूमेंट क्या होगा इसका, एम्पलीट्यूड z होगा -3π/4। अब मुझे पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है z को, तो क्या लिखते हैं मोड z, अंदर आ जाता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये थीटा ध्यान रखना आर्ग्यूमेंट वाला थीटा है बेटा, ये थीटा ये वाला थीटा नहीं है क्वेश्चन वाला, ये थीटा आर्ग्यूमेंट होता है। अपन को पता है ये वाला जो थीटा है ना बेटा ये आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है ना। तो आर्ग्यूमेंट देखो -3π/4 है। मोड z क्या है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मोड z क्या आएगा √4 + 4 क्या आएगा √8, 2√2 आ जाएगा। तो अपन को पता है ये 2√2 आया बेटा। अब बताओ कोस थीटा क्या बनेगा इसमें, एक बात बताओ, कोस ऑफ थीटा, थीटा जो है ना इसका आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या है -3π/4, इस तरीके से लिखेंगे अपन, प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा क्या है -3π/4। तो ध्यान रखना बेटा ये आर्ग्यूमेंट वाला थीटा है, ना कि क्वेश्चन में जो मैंने थीटा लिख रखा है ट्राइंगल में बना के, वो थीटा अलग है और ये तो आर्ग्यूमेंट वाला थीटा आएगा। ध्यान रखना इस चीज को। तो ऐसे अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मल फॉर्म टू पोलर फॉर्मेट, कार्टेशियन से ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं यूलर फॉर्म में। देखो यूलर फॉर्म भी बहुत सिंपल सा है बेटा, यूलर फॉर्म। तो इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहा बेटा,
जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज अपन यूज करते हैं, z इक्वल्स टू मोड z कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है जिसे अपन सिस थीटा भी बोलते हैं बेटा, इसको सिस थीटा भी बोला जाता है। C फॉर कोस, I फॉर आयोटा, S फॉर साइन, ठीक है ना, ये होता है। तो पोलर फॉर्म में इसी को लिखने का तरीका होता है मोड z e की पावर आयोटा थीटा, ऐसे लिखा जाता है बेटा। अब ये कैसे आता है, ये सीरीज की मदद से आता है बेटा। अगर आपने लिमिट्स पढ़ा होगा ना, तो लिमिट्स में 12th क्लास में अपन को सीरीज पता है, e पावर x की सीरीज होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इस तरीके से सीरीज पढ़ी होगी बेटा। साइन x की सीरीज क्या होती है बेटा, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर माइनस का साइन आता है इस तरीके से, इसे अपन मैक्लोरियन सीरीज बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। cos x क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से आता है। लेकिन ये सीरीज भी अप्लाई बेटा लिमिटेशन के साथ होती है, क्योंकि हायर वैल्यूज के लिए इनको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इन्हीं सीरीज का यूज करके ये कन्वर्ट किया जाता है बेटा। तो अब डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है कि इनको कैसे कन्वर्ट किया है, ठीक है ना, लॉजिक बता दिया कि यहाँ से आया होता है। ई पावर एक्स की जैसी सीरीज होती है ना, ऐसी सीरीज कुछ साइन और कोस के कॉम्बिनेशन से बन सकती है, देख सकते हो बेटा। जब साइन और कोस का कुछ कॉम्बिनेशन बिठाओगे ना, तो ई में कन्वर्ट हो जाता है, देखो 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो इसका मतलब सही बात है, ये जरूर आया होगा डिराइव, तो ऐसे, ठीक है बेटा। अब दूसरी बात ये कि मोड जेड ये वही है मॉड्यूलस वाला, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये थीटा वही आर्ग्यूमेंट वाला है, ये ध्यान रखना है अपन को। तो देख सकते हो बेटा, यहां से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। यहाँ से कैलकुलेशन कैसे आसान हो जाती है, क्योंकि ई की पावर में टर्म्स है, तो एक्सपोनेंट को टैकल करना आसान होता है ना ट्रिग्नोमेट्री के कंपैरिजन में, तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी अपने पास, ठीक है बेटा। अब मान लो कि एक एग्जांपल है, कन्वर्ट टू यूलर फॉर्म, कन्वर्ट टू यूलर फॉर्म। जैसे मान लिया कि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल्स टू, लेट से लिखा है -2 cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री, ये लिखा है। ये कोई भी फॉर्मेट है, मुझे नहीं पता क्या है, इसको यूलर फॉर्म में। तो बेटा यूलर फॉर्म में लिखने का तो तरीका ये है कि पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या बन रहा है। अगर इसकी बात करूं ना, तो ये लिखा है -2 cos 30 डिग्री -2 आयोटा साइन 30 डिग्री। अब सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मॉड्यूलस निकालो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये आएगा बेटा रूट ऑफ एक्स वाले का स्क्वायर, तो 4 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 4 कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 1, ठीक है ना बेटा, इस तरीके से आ गया। तो √4 2 आ गया। दूसरी बात ये कि इसका एंगल देखो बेटा, बात ये है कि जब एंगल लिखेंगे ना, तो बाहर 2 निकाल लिया, -cos 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। ये नंबर्स लिखो एक बार, क्योंकि मुझे एंगल्स आर्ग्यूमेंट चाहिए बेटा। -cos 30 होगा √3/2, फिर -1 माइनस आयोटा 1/2, ये आ जाएगा बेटा। अगर इसको मार्क करोगे ना बेटा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है देखो क्या बन रहा है, -√3 माइनस आयोटा। अगर इसको ढंग से देखे ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो पॉइंट जो आएगा कौन सा आएगा, -√3, -1, मतलब यहाँ आएगा -√3, -1। तो अगर इसको ओरिजिन से ज्वाइन करके ट्राइंगल बनाओ बेटा, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, ये ट्राइंगल आ गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल निकालना है, इसके लिए देखो x वाली जो डिस्टेंस है ना वो √3 है, और ये y वाली डिस्टेंस 1 है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल रहा होगा 30 डिग्री रहा होगा। तो ये बताओ ये एंगल कितना रहा होगा, 150 डिग्री, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट या फिर प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड जिसे बोल लो, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोल लो, ठीक है ना, प्रिंसिपल मेन जो आर्ग्यूमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ, ऑफ z क्या आएगा बेटा, माइनस का 150 डिग्री, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, अपन को पता है मोड z e की पावर आयोटा थीटा ऐसे लिखा जाता है। मोड z निकाला, ये कितना आया था बताओ, 2 आया था बेटा, ठीक है ना। और e की पावर आयोटा थीटा क्या है बेटा, थीटा है -150 डिग्री, तो इसको अपन लिख सकते हैं -5π/6, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये इसका यूलर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा बेटा। क्लियर है क्या सबको? तो इस तरीके से बेटा अपन को लिखना है, ध्यान रखना है। अब देखो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं, लेकिन अभी अपना काम है कि तुरंत जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो ये आ गया बेटा। अब देखो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं बेटा। मान लिया कि एक एग्जांपल मेरे पास ये है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z ये गिवन है 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, ठीक है, 2 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, ये आ गया बेटा। अब पूछ ले कि इसका एम्पलीट्यूड बताओ, एम्पलीट्यूड z बताओ। तो देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ना पैटर्न देखा करो, पैटर्न क्या ऑब्जर्व हो रहा है।
एक चीज देख सकते हैं, ऊपर 1 प्लस आयोटा, नीचे 1 माइनस आयोटा, ऊपर 1 प्लस 2 आयोटा, नीचे 2 माइनस आयोटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक काम करो ना बेटा, ऊपर वाले तीनों फैक्टर्स को मैं एक आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऊपर वाले तीनों फैक्टर्स को एक आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो 3 आयोटा से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, तो आयोटा क्यूब से नीचे डिवाइड करो, 1 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, ये आ गया बेटा। तो देखो ऊपर क्या बनेगा, आयोटा -1, ये आएगा बेटा अगला आयोटा -2, अगला क्या आएगा आयोटा -3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है बेटा, इसलिए सीधा लिख दिया। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, इसलिए लिख दिया 1 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा। देखो बेटा फैक्टर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये फैक्टर -1 टाइम कैंसिल होगा, ये फैक्टर -1 टाइम कैंसिल होगा, ये फैक्टर -1 टाइम। तो देखो जितने भी माइनस है सब गायब, 1 बाई आयोटा बच गया, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस आयोटा। एक बात बताओ, माइनस आयोटा का मतलब क्या हो गया बेटा, 0 माइनस आयोटा, इसका जो नंबर आएगा वो 0, -1 होगा या नहीं होगा, उस कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर प्लॉट करेंगे। तो अपन को बोला है कि इसका आर्ग्यूमेंट बताओ, देख लो ये नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस की तरफ प्लॉट होगा, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, सॉरी नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस मतलब यहाँ होगा, तो 0, -1 यहाँ होगा। तो देखो अगर ओरिजिन से ज्वाइन करूँ तो ये आएगा, तो इसका आर्ग्यूमेंट बेटा माइनस का π/2 होगा। तो इसका मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड हो गया वो क्या आ गया, माइनस का π/2। देख सकते हो बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री आ रहा है, तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है भाई, तो ऐसे क्वेश्चन अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद अगला जो फॉर्मेट आता है जो अपने काम का है वो क्या है, उसको लिख लेते हैं। देखो बेटा क्वेश्चंस तुम कर सकते हो, मेरा काम है कि मेन एक बार कॉन्सेप्ट बता दूं, क्योंकि एनडी का एग्जाम भी पास में आ रहा है। अब देखो जैसे अपन ने z लिखा, अब और क्या क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखा, वो क्या था x प्लस आयोटा वाई। देखो z बार क्या था, x माइनस आयोटा वाई। इन दोनों को देखे ना, तो z प्लस जेड बार निकाले यहाँ से, तो क्या आएगा बेटा 2 टाइम्स x, मतलब 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, या फिर 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z बार, एक ही बात है बेटा। या फिर दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आयोटा y आएगा, मतलब 2 आयोटा y को लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है ना बेटा, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो ये अपन रिलेशन बना सकते हैं अगर गिवन हो। अब देखो इसको आगे कैसे एक्सटेंड करते हैं, मान लो कि अगर z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल। एक बात बताओ, अगर z प्योरली रियल है तो इसका मतलब उसमें y की टर्म रहेगी नहीं। अगर प्योरली रियल है, y की टर्म होगी नहीं, तो उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो कर दोगे, तो इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दोगे, इस चीज को जीरो कर दो, देखो क्या आएगा z माइनस जेड बार जीरो, तो इसका मतलब z बराबर जेड बार होगा। क्योंकि जैसे एक प्योरली रियल नंबर एग्जाम्पल 2 है, तो 2 का कॉन्जुगेट 2 ही आएगा बेटा, क्योंकि इसमें तो आयोटा की टर्म है ही नहीं। लेकिन अगर z प्योरली इमेजिनरी हुआ, प्योरली इमेजिनरी, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा बेटा, तो उस समय उसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव होगा। जैसे देख सकते हो, एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं इसके लिए। जैसे मान लिया z है 2 आयोटा, तो z बार क्या होगा बेटा -2 आयोटा। तो देख लो एक दूसरे के नेगेटिव आए या नहीं आए, ठीक है ना। वहीं पे अगर प्योरली रियल होता है, z बराबर 2 है, तो इसका कॉन्जुगेट भी 2 ही होगा, क्योंकि आयोटा वाला पार्ट तो है ही नहीं। तो ये चीज समझा रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, इसको साथ के साथ ध्यान रखना। अब देखो और क्या मॉड्यूलस से रिलेटेड चीज आती है वो देखते हैं। कभी भी अगर ऐसा आ जाए मोड z1 प्लस z2 ऐसा लिखा मिल जाए, तो बेटा ध्यान रखना इन जनरल कभी भी ऐसे नहीं ब्रेक करोगे मोड z1 प्लस मोड z, ये इन जनरल ऐसे कभी भी ब्रेक नहीं होता है मोड, ठीक है ना। क्योंकि ये जो मोड है ना, ये वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, यहाँ सॉरी मोड वेक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करेगा, तो देखो बेटा अगर देखें यहाँ पे, अगर z1 को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर x1 प्लस आयोटा y1 मान लूं, z2 को मान लिया x2 प्लस आयोटा y2, तो यहां से अगर z1 प्लस z2 निकाला तो क्या आएगा बेटा x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ही नहीं आएगा बेटा, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो अगर इसको प्लॉट करूं मैं, ठीक है ना, अभी मॉड्यूलस पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा, इस तरीके से अगर इसको प्लॉट किया मैंने, तो लेट्स से कॉम्प्लेक्स नंबर पहला z1 यहाँ पे था और दूसरा z2 था, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2। जब z1 प्लस z2 निकाला तो यहाँ कहीं आ गया z1 प्लस z2, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए x1 प्लस x2, y1 प्लस y2। अब देखो अगर ओरिजिन से इसको ज्वाइन करें ना बेटा, इस तरीके से, ओरिजिन से इसको ज्वाइन करें इस तरीके से, और फिर इनको आपस में ज्वाइन करें इस तरीके से और इस तरीके से, तो गौर से ऑब्जर्व करो बेटा, अगर इस पॉइंट को A मान लिया, इस पॉइंट को B मान लिया, इस पॉइंट को C मान लिया, इस पॉइंट को D,
तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के देखो जो तुमने ज्योमेट्री में पढ़ा है, ए और सी का जो मिड पॉइंट है ना, ए और सी का मिड पॉइंट निकालो और बी और डी का मिड पॉइंट निकालो बेटा, सेम जगह आएगा। देख सकते हो बेटा, अगर अपन मिड पॉइंट निकाले, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो क्या आएगा देखो, x1, एक सेकंड ये क्या हो गया स्क्रीन में, हाँ x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, इस तरीके से आएगा या नहीं आएगा। वहीं पे अगर मिड पॉइंट ऑफ बी डी निकालो बेटा, देखो क्या आएगा, ये आएगा x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, यही आ रहा है बेटा, देख लो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो पैरेललोग्राम बनाएगा क्योंकि मिड पॉइंट सेम जगह आ रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना बेटा। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो देख सकते हो बेटा ये वेक्टर काइंड ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वेक्टर्स की तरह बिहेव करती हैं चीजें। तो अगर ये मोड Z1 है, ठीक है, ये मोड Z2 है, ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली जो चीज आई होगी ना, ये क्या आई होगी, मोड Z1 आई होगी। देख लो, Z1 प्लस Z2 में से अगर Z2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो Z1 ही तो बचेगा। इसी लॉजिक से देखो इसका डिस्टेंस जो आया होगा ना बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी देख सकते हो, ये मोड Z2 के बराबर आया होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर्स की तरह बिहेव करती हैं चीजें। तो इसी वजह से ध्यान रखना कि कभी भी ये सिंपल एडिशन नहीं लगता, वेक्टर की तरह एडिशन लगेगा। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इस फॉर्मूले के लिए देखो अपन क्या यूज करेंगे वो बता देता हूँ। अभी तो मैं बताया था कि मोड Z का स्क्वायर जब निकलता है ना बेटा, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। अभी जस्ट बताया था, देखो यहाँ पे, एक सेकंड देखो, ये देखो यहाँ पे बताया हुआ था कहीं, एक सेकंड बेटा, कहाँ पे गया, ये रहा मोड Z का स्क्वायर। हाँ देखो, ये मोड Z का स्क्वायर क्या बता रखा है तुम्हें, एक्स जेड बार, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अपन इसी चीज का यूज करके अपन यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि मान लो कि कभी Z1 प्लस Z2 इसका बार आ, सॉरी इसका मोड आ जाए, ठीक है ना। तो इसको एक काम करो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो देखो बेटा, अपन ये कह सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहा होगा और उसका कॉन्जुगेट रहा होगा, ठीक है ना। और इतना बेसिक हमें पता है कि कॉन्जुगेट स्प्लिट हो जाता है बेटा। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स तो अपन को इतना तो बेसिक है क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं अपन, क्विक रिवीजन, तो ये आएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि मोड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। अब देखो मोड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर देखो बेटा, तो ये आएगा मेरे पास में मोड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर क्या बनेगा, Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 प्लस Z2 बार Z1, ठीक है बेटा। देखो ये मोड Z1 स्क्वायर बन गया। तो ये तो वेक्टर जैसा रिजल्ट आने लगा बेटा, देखो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का। अब देखो अपन को पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है Z1, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं मोड Z1 e की पावर आयोटा थीटा 1। ऐसे ही Z2 को क्या लिख सकते हैं, मोड Z2 e की पावर आयोटा थीटा 2। वहीं पे अगर Z1 का बार लिखना हो तो अपन को पता है कि अगर e की पावर आयोटा थीटा 1 था तो ये माइनस थीटा 1 होगा। याद करो, कॉन्जुगेट में अगर एक नंबर ऊपर की तरफ है तो उसका इमेज नीचे की तरफ आता था ना बेटा, ऐसे इस तरीके से एक इधर है तो एक इधर आ जाता था, तो ये प्लस थीटा ये माइनस थीटा, तो इसलिए ध्यान रखना है इस तरीके से। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि Z2 बार क्या आएगा, मोड Z2 e की पावर आयोटा माइनस थीटा 2। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं e की पावर, अच्छा पहले तो Z1 बार लिखो, Z1 बार में मोड Z1 लिखोगे बेटा, एक तो आएगा मोड Z1, यहाँ पे पूरी टर्म्स लिख रहा हूं मैं, तो क्या आएगा मोड Z1 मोड Z2 e की पावर माइनस आयोटा थीटा 1 e की पावर आयोटा थीटा 2, ये टर्म लिख दी। अब इस टर्म पे आओ, मोड Z1 मोड Z2, देखो बेटा चाहे Z1 का डिस्टेंस निकालू चाहे Z1 बार का डिस्टेंस निकालू सेम होता है, ध्यान रखना, ये बताया था। Z2 का डिस्टेंस निकालू चाहे Z2 बार का डिस्टेंस, तो इसीलिए मैंने जहां पे Z2 का बार लिखा है वहां सिंपल मोड Z2 का बार एक ही बात है, ऐसे लिख दिया सीधा e की पावर। देखो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लिखता तो मैंने सिंपल मोड Z2 ही लिखा है ना, यहाँ पे Z1 का मैग्नीट्यूड ये लिख दिया। यहाँ Z1 के कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड होना चाहिए था, लेकिन मैंने Z1 का ही मैग्नीट्यूड लिख दिया क्योंकि मुझे पता है डिस्टेंस सेम ही होती है दोनों। दूसरे में देखो Z2 पे कॉन्जुगेट इसलिए माइनस आयोटा थीटा 2 e की पावर आयोटा थीटा 1। तो फाइनली क्या बन गया, मोड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर आया, मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर, एक सेकंड बेटा, ये आएगा मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर प्लस, देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है मोड Z1 मोड Z2। एक टर्म है e की पावर आयोटा थीटा 2 माइनस थीटा 1, एक टर्म है e की पावर आयोटा माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है बेटा, एक माइनस के साथ है।
तो अपन ऐसा कह सकते हैं ना, ये e की पावर आयोटा थीटा कोस और साइन से मिलके बनता है ना, अपन को पता है जब अपन ने लिखा था z मोड z e की पावर आयोटा थीटा, ये किसके बराबर आया था, मोड z कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहां से अपन ने जब कंपेयर किया था तो ये e की पावर आयोटा थीटा वाली टर्म यही तो रही थी बेटा। तो यहां से अब इसको लिख सकते हैं कोस प्लस आयोटा साइन, ठीक है ना बेटा। और ये देखो दूसरे में माइनस आयोटा के साथ है, ये माइनस के साथ लिखा है, तो इसका मतलब ये इसका कॉन्जुगेट है, तो कोस माइनस आयोटा साइन आएगा बेटा, माइनस आयोटा साइन। तो इस तरीके से आ गए। तो देखो ये टर्म कैंसिल होगी, तो फाइनल फॉर्मूला बन गया बेटा, यहां से ध्यान रखना वेक्टर जैसा एक फॉर्मूला बन के आ रहा है, z1 प्लस z2 का स्क्वायर इक्वल्स टू मोड z1 स्क्वायर प्लस मोड z2 स्क्वायर प्लस, देखो दो बार कोस आ रहा है तो 2 टाइम्स मोड z1 मोड z2 कोस ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1। देख लो बेटा ऐसा ही फॉर्मूला वेक्टर्स में आता है नहीं आता, मोड z1 प्लस z2 दो वेक्टर्स के एडिशन का रिजल्टेंट, तो पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। देख सकते हो बेटा ये एंगल बिटवीन देम ही होगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। क्यों होगा बेटा, देखो यहाँ पे एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा 1 है और यहां से यहां तक का एंगल थीटा 2 है, तो इनके बीच का एंगल थीटा 2 माइनस थीटा 1 होगा या नहीं होगा। इसलिए देखो बेटा ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आ रहा है यहाँ पे, तो वेक्टर जैसा ही रिजल्ट है। तो सिमिलर लॉजिक पे अपन ये भी तो कह सकते हैं कि अगर z1 माइनस z2 आया होगा बेटा, ठीक है ना, तो याद करो वेक्टर में क्या आता था सिमिलर लॉजिक पे, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2 मोड z1 मोड z2 कोस ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1। इस तरीके का आता था या नहीं आता था बेटा, इस तरीके का रिजल्ट आता था। तो वही वेक्टर जैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं, तो फिर बोल रहा हूँ बेटा जैसे वेक्टर्स में चीजें बिहेव करती है ना, वैसे ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में बिहेव करेंगे चीजें, तो ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ से, देखो कोस वाली टर्म जो होती है कोस थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये -1 से लेके 1 के बीच में होगी बेटा। तो अगर मिनिमम मैक्सिमम की बात करेगा ना, तो मैक्सिमम के लिए 1 रख दो। तो इसीलिए मोड z1 प्लस z2 का जो मैक्सिमम वैल्यू उसके लिए कोस को 1 रखोगे, तो क्या बनेगा, मोड z1 स्क्वायर प्लस मोड z2 स्क्वायर प्लस 2 मोड z1 मोड z2 कोस थीटा, तो 1 हो गया। तो ये देखो मोड z1 प्लस मोड z2 a प्लस b का स्क्वायर लिखा है और उस पर रूट लगा है, तो ये रूट हट जाएगा तो स्क्वायर हटेगा। मोड z1 प्लस z2 की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है बेटा, ये तो होता है वेक्टर में मोड z1 प्लस मोड z2। इस लॉजिक से अपन ये निकाल सकते हैं, इसी तरीके से मिनिमम निकाल सकते हैं माइनस रख के। तो आइडिया क्लियर है ना बेटा। ऐसे ही मान लो अगर मिनिमम निकालना हो, तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे, मोड z1 प्लस z2 का मिनिमम वैल्यू, तो कोस वाली टर्म को माइनस के साथ रखोगे तो क्या बनेगा, ये आएगा मोड z1 स्क्वायर प्लस मोड z2 स्क्वायर माइनस 2 मोड z1, एक सेकंड बेटा, क्या आएगा -2 मोड z1 मोड z2, तो ये माइनस के लिए बन जाएगा मोड z1 माइनस मोड z2 का स्क्वायर। अब मुझे पता है मोड z1 प्लस z2 का मिनिमम वैल्यू निकाला, तो ये रूट हटेगा, तो एक मोड रियल नंबर वाला मोड लगाऊंगा बेटा, ये तुमने मॉड्यूलस पढ़ा है, क्योंकि ये भी एक नंबर है डिस्टेंस को बता रहा है, ये भी एक नंबर है डिस्टेंस बता रहा है, तो इनका डिफरेंस जो भी होगा मुझे नहीं पता नेगेटिव बनेगा या पॉजिटिव, लेकिन इनका गैप चाहिए मुझे, तो इसलिए मैं मोड लगा के लिखूं ऐसे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी बेटा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर मोड z1 प्लस z2 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा ये, ठीक है ना, और मिनिमम वैल्यू होगी इसका मैग्नीट्यूड इसका मोड और इसका मोड और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू डिफरेंस का एब्सोल्यूट। इसी लॉजिक से सिमिलरली अगर देखें बेटा, मान लो कि z2 की जगह -z2 लिखा मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, z1 माइनस z2, बस जहां जहां z2 दिख रहा है वहां -z2 लिख दो बेटा। तो माइनस है तो मोड में तो गायब ही हो जाएगा ना बेटा, यहाँ पे देख लो मोड z1 माइनस मोड के अंदर है तो गायब ही हो जाएगा माइनस, तो इस तरीके से ये वाली चीज भी आ जाएगी। तो ये रिजल्ट होता है बेटा इनइक्वालिटी में। तो ध्यान रखना कभी भी सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट मत कर देना, मोड वेक्टर्स की तरह बिहेव करती हैं चीजें, ध्यान रखना यहाँ पे। तो अपन ने सबसे पहले बेसिक देखा बेटा, उसके बाद में पोलर फॉर्म देख लिया, यूलर फॉर्म देख लिया, आर्ग्यूमेंट देखा, उसके बाद में मॉड्यूलस देख लिया। तो ये इतनी चीजें अपन को आइडिया क्लियर होना चाहिए। तो इसके आगे जितने भी कॉन्सेप्ट बचे हैं बेटा वो नेक्स्ट वीडियो में लिया, ठीक है। तो क्विक रिवीजन इतना ही है अभी के लिए, थैंक यू।